हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टैलेंट कोचिंग क्लासेस। आज हम बात करेंगे 8वीं क्लास के साइंस के लेसन नंबर 1 की क्रॉप मैनेजमेंट एंड प्रोटेक्शन, फसल उत्पादन और प्रबंधन के बारे में। तो बात करते हैं फसल की। सबसे पहले फसल क्या होती है? फसल जिसे हम क्रॉप बोलते हैं इंग्लिश में। जब एक ही प्रकार के जो पादप होते हैं वो भूमि के किसी बड़े क्षेत्र के अंदर उगाए जाते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? फसल कहते हैं। जैसे मान लो गेहूं के बीज अगर एक ही जो बड़ा क्षेत्र होता है वहां पर उगाए और जो एक ही प्रकार के पादप हमको दिखाई देते हैं उसको हम लोग क्या कह सकते हैं? फसल कहते हैं। जब एक ही प्रकार के पादप भूमि के बड़े क्षेत्र में उगाए जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? फसल कहते हैं। जैसे मैंने अभी जस्ट बताया आपको कि कोई भी एक ही प्रकार की फसल होनी चाहिए, एक ही प्रकार के बीज होने चाहिए जो क्या होते हैं एक बड़े से लार्ज स्केल में बड़े क्षेत्र में उगाया जाता है। और जहां तक देखो बड़े क्षेत्र में एक ही प्रकार की फसल दिखाई देनी चाहिए, वो हम लोग उसको हम क्या कह सकते हैं? फसल कहते हैं। और बात आती है आगे, जो फसल होती है फसल को ऋतुओं के आधार पर, ऋतु जो भी सीजन होते हैं उसके आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। पहला इसके अंदर आता है खरीफ की फसल, दूसरी इसमें रबी की फसल और तीसरी जायद की फसल। खरीफ की फसल, ये जो फसल होती है खरीफ की, ये बारिश का जो मौसम होता है, बारिश का जो सीजन होता है उस टाइम उगाई जाती है। ये या बोई जाती है, बारिश के मौसम में उगाई जाती है, यानी रेन सीजन के अंदर। दूसरा इसमें आ रहा है कि जो रबी की फसल जो होती है वो मुख्य रूप से सर्दी जो होती है सर्दी के महीने में, यानी विंटर सीजन के अंदर उगाई जाती है। और लास्ट एंड फाइनल बच रहा है इसमें जायद की फसल। ये कब उगाई जाती है? ये गर्मी के मौसम में, गर्मी यानी समर, जो समर सीजन होता है उसमें उगाई जाती है ये फसल। अब हम बात करते हैं सबसे पहले इसमें खरीफ की फसल के बारे में। जो खरीफ की जो फसल है वो क्या होती है? इसके लिए सबसे ज्यादा, जैसे ये बारिश के अंदर हो रही है ना, ये फसल बारिश के अंदर उगाई जाती है, तो इसमें क्या होती है? खरीफ की फसल में जल की आवश्यकता सबसे ज्यादा होती है। इन फसल को जल जो होता है उसको, उसकी आवश्यकता इसको ज्यादा होती है। और जैसे इसमें जल की आवश्यकता ज्यादा होती है और इसके जो उदाहरण होते हैं, उदाहरण यानी कि जो रेन के अंदर बारिश के जो सीजन में ये फसल उगाई जाती है, इसमें कौन कौन सा आ रहा है? धान आ गया, ज्वार आ गया, बाजरा आ गया, विभिन्न प्रकार के जो भी धान है, ज्वार है और बाजरा, ये खरीफ की फसलें होती है। और इसको जो उगाया जाता है वो कौन सा मंथ होता है? इसमें देखिए आप लोग, इसको इसको जुलाई अगस्त महीने में बोई जाती है। खरीफ की फसल मुख्य रूप से जुलाई व अगस्त में बोई जाती है, जुलाई व अगस्त में बोई जाती है। और इसकी जो कटाई होती है वो मुख्य रूप से नवंबर जो होता है, नवंबर के प्रारंभ में इसको काट ली जाती है। अब बात आती है रबी की फसल के बाद, कि जो रबी की फसल होती है वो कब उगाई जाती है? रबी की फसल की मुख्य विशेषता देखिए इसके अंदर, रबी की फसल सर्दी के मंथ में उगाई जाती है। सर्दी का जो सीजन होता है उस टाइम इसको उगाई जाती है। और इसका जो इन फसलों के लिए मुख्य रूप से ठंडे वातावरण की आवश्यकता होती है। ठंडा जो वातावरण होता है ना, नमी युक्त वातावरण, उसमें जो रबी की फसलें होती है वो उगाई जाती है। इसके लिए एग्जाम्पल जैसे मान लो गेहूं, चना, टमाटर, इसके उदाहरण गेहूं, चना,
टमाटर, और इसमें आता है सरसों, आलू, सरसों, आलू। ये सारे के सारे किस कौन से फसलें कहलाती है? ये रबी की फसल कहलाती है। जो नमी जो वातावरण होता है उस टाइम ये लगाई जाती है या उगती है ये। अब हम बात करते हैं इसके अंदर कि जो रबी की जो फसल होती है उसको काटी कब जाती है और इसको बोई कब जाती है, इसके बारे में बात करते हैं। तो सर्दी के प्रारंभ में यानी नवंबर में इस फसल को बोई जाती है। नवंबर जो मंथ होता है इसमें इसको उगाया जाता है और इसको काटा कब जाता है? गर्मी के प्रारंभ में, यानी कि इसको अप्रैल में काट लिया जाता है। अप्रैल सीजन होता है, अप्रैल महीना, उसमें इसको क्या कर लिया जाता है? काट लिया जाता है। अब हम बात करते हैं इसमें जायद की फसल के बारे में कि जो जायद की फसल होती है वो कब उगाई जाती है और इसके उदाहरण कौन कौन से हैं। इन फसलों को पानी के अलावा गर्म हवा, ये जो जायद की फसल है ये कब, कौन से महीने में या कौन से सीजन में उगाई जाती है? ये गर्मी के महीने में। ऑब्वियसली अगर गर्मी के महीने में इसको उगाई जाएगी तो इसमें इसको गर्म हवा और ज़्यादा गर्मी की आवश्यकता होती है इन फसलों को। इसके मुख्य उदाहरण कौन से होते हैं? जैसे करेला हो गया, करेला, ककड़ी और तरबूज, खरबूज, खरबूज, ये सारे किसके उदाहरण हैं? ये जायद के फसल के उदाहरण। और इन सभी को गर्म हवा की भी आवश्यकता होती है और ज़्यादा गर्मी की आवश्यकता होती है इनको पकने के लिए, इनको परिपक्व होने के लिए। और इन फसलों को मुख्य रूप से अप्रैल में उगाई जाती है। इन फसलों को कब उगाई जाती है? अप्रैल महीने में, अप्रैल मंथ में इसको उगाई जाती है। और इसकी कटाई कब की जाती है? इसकी कटाई लगभग जो जुलाई माह होता है, जुलाई महीना, उस टाइम इसकी कटाई होती है। चलो, ये तो हमने बात की थी कि जो ऋतु होती है, ऋतु के आधार पर फसल को 3 भागों में बांटा गया था, खरीफ की फसल, रबी की फसल और जायद की फसल। और इनके महीने बता दिए हमने कि ये कब कब इसकी फसल की जो कौन कौन सा सीजन आता है उसके अंदर इसको उगाया जाता है और इसको किसकी आवश्यकता होती है, कौन सी जलवायु की आवश्यकता होती है, और इसके उदाहरण भी हमने बता दिए। और इसका जो भी मंथ है कि ये कब बोया जाता है और कब इसको काटी जाती है, इनके बारे में हम लोगों ने बता दिया। अब हम बात करते हैं, ये तो फसलों के बारे में होता है। जो फसल जो होती है, फसल को उगाने के लिए जो एक किसान होता है उसको मुख्य रूप से किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, किन किन पद्धतियों का ध्यान रखना चाहिए, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो देखिए, फसल उगाने के लिए सबसे पहले जो किसान होता है या फिर जो भी फसल उगाने वाला जो भी व्यक्ति होता है उसको मुख्य रूप से किन किन पद्धतियों का ध्यान रखना चाहिए या फिर किन बातों का पहले ध्यान रखना चाहिए फसल की अच्छी पैदावार के लिए। तो पहला इसमें मान लीजिए अपन लिखते हैं, सबसे पहले मिट्टी तैयार करना। जब फसल उगाई जाती है तो फसल उगाने से पहले मिट्टी को तैयार की जाती है। मिट्टी का मतलब जो खेत होता है, खेत के अंदर मिट्टी की पहचान की जाती है और मिट्टी को उथल पुथल करके उसे एक हल्का पोला बनाया जाता है। तो मिट्टी प्रिपरेशन है ना, सोयल, सबसे पहले इसमें सोयल प्रिपरेशन की जाती है। दूसरा इसके अंदर आ रहा है कि जो किसान होता है उसको दूसरी कौन सी बात का ध्यान रखना चाहिए, बुआई करना। बुआई करना, बुआई करने के लिए किसान को क्या करना चाहिए, जो भी बीज होते हैं उन बीजों की पहचान करनी होती है। इसी के अंदर, बुआई के अंदर ही आता है कि बीजों की पहचान करना। सीड सिलेक्शन होता है। अब सीड सिलेक्शन के लिए सबसे पहले क्या होता है कि जो भी बीज अगर खराब बीज हम मार्केट से लाके और उसको ग्रोइंग कर लिया, हम लोगों ने उगा दिया, बुआई कर दी उसकी, तो क्या हो सकता है कि हमें जो अच्छी पैदावार होने वाली थी वो अच्छी पैदावार नहीं होगी और हमें भारी नुकसान उठाना पड़ेगा, किसान को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। इसके लिए क्या करना चाहिए, बीजों की पहचान करनी चाहिए। और बीजों की पहचान करने के लिए
एक उदाहरण बताता हूँ मैं कि जब मार्केट जाते हैं तो मार्केट से बीज लेके आते हैं, तो बीज को पहचानने के लिए हम लोगों को क्या करना चाहिए, एक पानी का लोटा लेना चाहिए या पानी का एक बर्तन लेना चाहिए जिसके अंदर पानी भर के और जो बीज होते हैं उनको पानी में डुबाना चाहिए। अगर जल की सतह के ऊपर तैरते हैं तो वो बीज क्या होंगे, वो अच्छे बीज नहीं होते हैं वो, और जो बीज अगर पानी के अंदर डूब जाते हैं तो वो बीज अच्छे होते हैं जिसकी पैदावार अच्छी हो सकती है। और अगर बीज खोखले होंगे तो वो किसी प्रकार से अच्छी पैदावार कर ही नहीं सकते। इसलिए हम लोगों को क्या करना चाहिए, बीजों का सिलेक्शन भी बहुत ध्यानपूर्वक करना चाहिए। फिर बात में आता है कि अब बीजों का तो हम लोगों ने चयन कर लिया है, अब बीज को क्या करेंगे, बीजों का चयन करने के बाद में उसको ग्रोइंग भी कर लिया, हम लोगों ने उगा भी दिया। उगने के बाद में बीज क्या हो जाता है, एक मतलब अंकुरित होने लग जाता है, वो उगने लग जाता है। अंकुरित होने के बाद में उसको किसकी जरूरत पड़ती है, खाद और उर्वरक की, खाद और उर्वरक की जरूरत पड़ती है, मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर की जरूरत पड़ती है। मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर की जरूरत पड़ती है। इसके अंदर जो होता है खाद क्या होता है, ये जो पत्तियां होती है, पत्तियां हो गई या फिर जो प्रकृति के द्वारा इसको प्राप्त किया जाता है, जिसको हम लोग क्या कह सकते हैं, जैविक खाद कह सकते हैं। जैविक खाद जिसको प्रकृति द्वारा प्राप्त किया जाता है। और इसके अंदर क्या होता है कि जो उर्वरक क्षमता होती है वो ज्यादा होती है इसमें, और ये मृदा को किसी प्रकार से नुकसान नहीं पहुंचाता है और ज्यादा से ज्यादा ये मृदा को उपजाऊ बनाता है। ये खाद जो होता है मृदा को उपजाऊ बनाता है। उसी तरह हम बात करते हैं उर्वरक की। उर्वरक क्या होता है कि ये मनुष्य द्वारा कहाँ बनाया जाता है, फैक्ट्रियों में बनाया जाता है मनुष्य द्वारा। देखा होगा आप लोगों ने साबूदाने के जैसे छोटे छोटे से व्हाइट कलर का यूरिया खाद होता है, और मार्केट में मिलता है यूरिया खाद, जो क्या होता है फैक्ट्रियों में बनाया जाता है। और इसकी उर्वरक क्षमता तो अधिक होती है, बट क्या होता है, ये मृदा जो होती है, मिट्टी, उसकी उपजाऊता को ये धीरे धीरे क्या कर देता है, खत्म कर देता है। ये एक बार, दो बार, तीन बार अगर है ना फसल को दी जाती है, एक बार फसल कंप्लीट हो गई, दूसरी बार वापस बोने के बाद वापस फसल को उगाया जाएगा, तीसरी बार वापस उगाया जाएगा, तो ये फसल तो उग जाएगी, अच्छे से पैदावार भी हो जाएगी। बट क्या हो सकता है कि जो मृदा होती है, मृदा उसकी उपजाऊ क्षमता होती है, उपजाऊ क्षमता वो धीरे धीरे खत्म हो जाती है, और वो जो मृदा होती है या फिर वो जमीन होती है उसकी उपजाऊ क्षमता बिल्कुल नष्ट हो जाती है, और वो एक बंजर जमीन हो जाती है जहां पर वापस हम लोग फसल का उत्पादन नहीं कर पाते हैं। अब किसान को क्या बात ध्यान में रखनी चाहिए कि जब बुआई हो चुकी है, अंकुरित हो चुका है बीज और वो बड़ा होने वाला है, तो उसको क्या करना चाहिए, खाद और उर्वरक देना चाहिए, जिससे क्या हो सकता है, जिससे क्या होता है फसल एक प्रकार से फसल बहुत ज्यादा वृद्धि कर सके और हमें अच्छी पैदावार हो। चौथा इसके अंदर आ रहा है, जिस तरह से जो अंकुरित हो जाते हैं बीज, अंकुरित होते हैं तो उसके लिए खाद और उर्वरक देना पड़ता है। अब खाद और उर्वरक क्यों दिए जाते हैं, क्या कारण है खाद और उर्वरक देने का, क्योंकि मान लीजिए अपने शरीर है, अपने शरीर को अगर भोजन नहीं मिल रहा है, अगर भोजन नहीं मिल पा रहा है तो हमारा शरीर ग्रोथ नहीं कर पाएगा। उसी तरह जो फसल जो होती है, फसल का जो अंकुरण होता है, मतलब जो बीज का जो अंकुरण होता है, उसके लिए खाद और उर्वरक देना आवश्यक होता है, ताकि उसकी क्या हो सके, जल्दी से जल्दी वृद्धि हो सके, वृद्धि और उसका विकास हो सके। और उसी तरह मनुष्य जो होता है, मनुष्य को खाना इसलिए दिया जाता है या खाना इसलिए खाया जाता है ताकि मनुष्य की वृद्धि और विकास हो सके। अब खाना खा लिया या फिर खाद और उर्वरक दे दिया फसल को, तो उसके बाद में फसल को क्या देना चाहिए, जल देते हैं हम लोग, ताकि क्या हो सकता है, जल देने पर, जिस तरह से हम लोग खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद हम लोगों को पानी की आवश्यकता होती है, उसी तरह कि फसल को खाद और उर्वरक दे दिया तो उसे जल भी देना आवश्यक होता है। यानी इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, सिंचाई, इरिगेशन, इसको हम लोग इरिगेशन बोलते हैं। इरिगेशन यानी कि जो फसल जो होती है उसको समय समय पर जल की आवश्यकता होने पर उसे जल पूर्ति करवाना, वो क्या कहलाता है, इरिगेशन या फिर सिंचाई कहलाता है। सिंचाई मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है, यानी सिंचाई जो होते हैं उसे साधन दो प्रकार के होते हैं। पहले इसके अंदर लिख सकते हैं अपन आधुनिक साधन, और दूसरा क्या है, परंपरागत साधन। आधुनिक साधन क्या होते हैं, जो हमारे जो
और दूसरा क्या है इसमें, पारंपरिक साधन। हम लोग पहले पारंपरिक साधन की बात करते हैं कि पारंपरिक साधन कौन से होते हैं। पारंपरिक जो साधन होते हैं वो क्या होते हैं, बिजली से नहीं चलने वाले, वो बिजली से नहीं चलते हैं, वो परंपरा से यानी पुराने जमाने से ही चलते आ रहे हैं, जिससे किसान अपनी फसलों की सिंचाई कर सकता है। जैसे मान लो इसमें ढेकली हो गया, दूसरा ढेकली, रेड और कुएं, ये सभी जो होते हैं ना, इसके द्वारा किसान पहले क्या करता था, अपनी फसलों की सिंचाई करता था। लेकिन आज आधुनिक जमाना आ चुका है। आधुनिक जमाने के अंदर नलकूप, ट्यूबवेल, इसके माध्यम से वो अपनी फसलों की सिंचाई कर रहा है। अब बात आती है इसके अंदर कि हम लोगों ने फसल को आवश्यकता होने पर जल भी प्राप्त करा दिया है और उसको हम लोगों ने विभिन्न साधनों के बारे में बता दिया। अब बात करते हैं 5वें नंबर पे आता है कि किसान को, और 5वीं बात किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। हमने सिंचाई भी कर ली हम लोगों ने, और फसल को खाद भी दे दिया, बुआई भी ढंग से कर ली थी और मिट्टी भी तैयार कर ली थी। अब बात आती है इसमें फसल की सुरक्षा की, क्योंकि फसल अब बड़ी होना शुरू हो चुकी है और अगर फसल की सुरक्षा नहीं की, अगर बाढ़ वगैरह नहीं की, ये चारों तरफ तार वगैरह भी बाढ़ वगैरह नहीं की, तो फसल क्या हो सकती है, फसल को मवेशी वगैरह ये भी काट सकते हैं, उसे खत्म कर सकते हैं। फसल की सुरक्षा, प्रोटेक्ट ऑफ क्रॉप, यानी फसल की जो सुरक्षा होती है वो किस प्रकार से की जाती है। अभी जस्ट मैंने बताया था कि या तो तारबंदी की जाती है, या फिर उसमें उसको किसी न किसी प्रकार की जो कांटेदार जो झाड़ियाँ होती है उसकी बाढ़ कर दी जाती है, जिससे मवेशी वगैरह फसल को नुकसान ना पहुंचाए और हमारी जो फसल की जो पैदावार हो वो अच्छी से हो सके। इसके बाद आता है इसमें फसल को काटना, यानी हार्वेस्टिंग। अब फसल बड़ी हो चुकी है और धीरे धीरे वो परिपक्व भी हो चुकी है, कंप्लीटली फसल पक गई, तो उसको क्या किया जाता है, फसल को काटा जाता है। और काटने के लिए बहुत बार क्या होता है, काटने के लिए व्यक्ति जो होता है, किसान जो होता है, वो मजदूर करके भी फसल को कटवाता है और कटवाने के बाद में खेतों में इकट्ठा कर देता है। उसी प्रकार क्या होता है कि आजकल आधुनिक साधन भी आ गए काटने के लिए, हार्वेस्टिंग करने के लिए जो मशीनें आती है, मशीनों के द्वारा अलग अलग काटा जाता है। मशीनों के द्वारा पूरे फील्ड में मशीन चलती है, जिससे फसल अलग अलग कट के और जो दाना जो होता है वो अलग से डिवाइड हो जाता है और जो भूसा होता है यानी जो कचरा होता है वो अलग से हो जाता है। जैसे कि मान लो कि थ्रेसिंग, क्वेश्चन आता है आपके, थ्रेसिंग किसे कहते हैं, कि पकी हुई जो फसल होती है उसको थ्रेसिंग मशीन के अंदर डालकर भूसे को दाने से अलग करने की जो प्रोसेस होती है उसे हम लोग क्या कह सकते हैं, हम लोग थ्रेसिंग कार्य कह सकते हैं, जो इसमें आता है फसल को काटने वाली विधि के अंदर ही आता है। अब दाने को भूसों से भी अलग कर दिया, फसल को कंप्लीट काट के दाने को भूसे से अलग करके, और फिर बाद में जो भूसा होता है उसको अलग से रख देते हैं ताकि वो भी विभिन्न प्रकार के जानवर वगैरह या कहीं और यूज में आ सकता है। और जो बीज होते हैं उन बीजों को बोरियों में या कट्टों में भरकर या तो खेत पर एक जगह स्टोरेज रख देते हैं, यानी जो फसल उगाने का जो तरीका है या पद्धति है उसके अंदर 7वां पॉइंट आपके आ रहा है स्टोरेज, जिसको बोला जाता है भंडारण। अब जो स्टोरेज होता है, स्टोरेज के अंदर जो फसल होती है उसके अंदर से बीज के दानों को अलग कर दिया और भूसे को अलग कर दिया। अब जो बीज होते हैं, जो भी अनाज होता है उसको बोरियों में भरकर या तो किसान खेत पर इकट्ठा कर लेता है, अलग से जो रूम बना होता है, या फिर उनको किसी भी गाड़ी में ट्रांसपोर्टेशन में भरकर उसको क्या कर देता है, अपने घर पर एक अलग से रूम बनाया जाता है, वहां पर इकट्ठा कर देता है, या फिर आवश्यकता होने पर घर पर रख लेगा वो उस फसल को, और बाकी जो बचे हुए जो बीज होंगे उसको मंडी में बेच देगा, जिससे उसको धन अर्जित हो सकता है। तो हम लोगों ने बात की है कि जो किसान किस प्रकार से अपनी फसल को अच्छे से उगा सकता है और अच्छे से पैदावार कर सकता है। देख लीजिए, फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं। मिट्टी तैयार करना, कि मिट्टी को उथल पुथल करके मिट्टी को क्या कर दिया जाता है, पोला कर दिया जाता है, जिससे क्या हो सकता है कि नाइट्रोजन वगैरह जो भी हम लोग खाद्य पदार्थ होते हैं फसल के लिए वो उसे आसानी से मिल सकते हैं। उसके बाद बुआई करने के लिए बीजों का सिलेक्शन किया जाता है। बीज अच्छे से एकदम फसल के अच्छे पैदावार के लिए अच्छे बीज का चयन करके ही हम लोगों को बुआई करनी चाहिए। उसके बाद आ रहा है खाद और उर्वरक देना,
यानी कि बीज का अंकुरण हो जाता है। अंकुरण होने के बाद में उसको खाद और उर्वरक दिया जाता है, जिसके कारण उसकी वृद्धि और विकास अच्छे से हो सके। और खाद मुख्य रूप से हम लोगों ने देखा था, खाद जो होता है वो जैविक होता है और प्रकृति से हमें प्राप्त होता है। जो भी पत्तियां वगैरह या सड़ी गली जो पत्तियां होती है उससे मिलकर इसको बनाया जाता है। और ये क्या करता है, जो मिट्टी की उर्वरक क्षमता है उसको बढ़ाता है ये, और मृदा की जो उपजाऊ क्षमता है उसको कभी ये नष्ट नहीं करता और ज्यादा से ज्यादा उपजाऊ बनाए रहता है। और उर्वरक जो होता है, उर्वरक खाद से ज्यादा मतलब इसमें उर्वरक क्षमता रहती है, बट क्या होती है ये और ये क्या करती है, मिट्टी जो होती है, मिट्टी की उर्वरक क्षमता को कुछ समय तक, यानी 1 साल 2 साल 3 साल 3 बार हम लोगों ने खेती कर ली, तो ये तीसरे चौथे साल में ये क्या कर देती है, मिट्टी को बंजर बना देती है, अनुपजाऊ बना देती है ये। और ये जो होती है मनुष्य के द्वारा फैक्ट्री के अंदर बनाई जाती है ये। अब हमने बात की थी चौथे नंबर पे कि जब खाद और उर्वरक दे दिया, कि फसल को खाद और उर्वरक देने के बाद में अब हम लोगों को उसको जल की आवश्यकता, मतलब जल देना पड़ेगा जब उसको जल की आवश्यकता होगी, वरना अगर जल नहीं देंगे तो फसल एक प्रकार से जलकर नष्ट हो जाती है या खराब हो सकती है। तो उसके लिए हम लोगों को जल देना पड़ेगा, यानी इरिगेशन करना पड़ेगा। इरिगेशन के जो टाइप्स है, वो इरिगेशन जो है उसको दो भागों बांटा गया। पहला इसमें आधुनिक इरिगेशन के जो साधन है उसको 2 भागों बांटा गया, आधुनिक साधन और पारंपरिक साधन। आधुनिक साधन कौन से होते हैं? आधुनिक साधन यानी कि जो नलकूप वगैरह, जो बिजली से चलने वाले जो साधन होते हैं ना, उसके द्वारा किसान अपनी फसलों को सिंचाई करता है या पानी देता है, वो आधुनिक साधन कहलाते हैं। पारंपरिक साधन जो पौराणिक जो जमाना है, यानी पौराणिक रूप से या प्राचीन काल से जो चलते हुए जो साधन आ रहे हैं ना, जिससे किसान सिंचाई कर रहा है, वो पारंपरिक साधन में आता है। जैसे राय, टेकली, कुएं वगैरह, ये सब के सब उसमें किसमें आ रहा है? पारंपरिक साधन के अंदर आ रहे हैं। अब बात आ रही है, इसमें सिंचाई भी कर दी हम लोगों ने और फसल बड़ी होने लग गई। फसल बड़ी होने लग गई तो मवेशी से बचाने के लिए, मवेशी वगैरह जो भी गाय वगैरह हो या नील गाय वगैरह हो या अदरवाइज और भी जो जानवर होते हैं, उनसे बचाने के लिए हम लोग को क्या करना चाहिए, इसमें फसल की सुरक्षा करनी चाहिए, बाड़बंदी करके फसल को प्रोटेक्ट करना चाहिए। उसके बाद आ रही इसमें छठे नंबर पर आ रहा है फसल को काटना, फसल की हार्वेस्टिंग करना। यानी जो फसल एकदम परिपक्व हो चुकी है, पक चुकी है, और उसको काटकर जब खेत में इकट्ठा किया जा रहा है करके, और फिर बाद में उसे थ्रेसिंग मशीन में डालकर भूसा और बीज या दाने इनको अलग अलग कर दिया जाता है। और अलग अलग करने के बाद में इनको क्या किया जाता है कि जो बीज जो होता है उसको भरकर, बोरियों में भरकर, या तो खेत के बड़े जो हॉल होता है उसमें इकट्ठा कर देते हैं, या फिर घर पे ले जाया जाता है। आवश्यक अनुसार जो बीज होता है या फिर जो दान होता है घर पे रख लिया जाता है किसान के, और बाकी जो अनावश्यक जो भी जरूरत नहीं हो उसको क्या कर दिया जाता है, खेत में बेच दिया जाता है, जिसे हम लोग क्या कह सकते हैं, हम लोग भंडारण कह सकते हैं। और इस लेसन की जो पूरी डिटेल्स है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों को मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए, आप इसको इससे भी समझ सकते हो। और दूसरा मैंने डिस्क्रिप्शन में जो डाल रखी है उसको भी क्लियरली आप लोग पढ़ लेना, उससे आपका ये पूरा का पूरा लेसन क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट लेसन या फिर नेक्स्ट डिटेल हम लोग आगे वाले लिंक में डालेंगे। थैंक यू।